हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के आगे की आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे हम सब, और हमने रेशनल नंबर तक पढ़ा था। रेशनल इरेशनल नंबर डेसिमल तक के पार्ट को हमने कवर कर लिया था, इरेशनल तक के। आज हम उसी नंबर्स के आगे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। वहां तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले उसकी आगे रेशनल इरेशनल। हमने कहा था रेशनल को आगे दो भागों में तोड़ा गया, रेशनल को नहीं तोड़ा गया, ठीक है। तो रेशनल को हमने तोड़ा था, पहला था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न आप लोगों ने छोटे क्लासेस में बहुत पढ़ा होगा। जैसे भिन्न, सर भिन्न क्या होती है, फिर हम बता देते हैं। भिन्न में जैसे हमने लिखा 1/2, 1/2। तो भिन्न में जिसमें एक अंश हो और एक हर हो, एक अंश हो और एक हर हो। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब एक ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी हो, इस प्रकार से लिखी संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। समझ गए भिन्न। अच्छा, भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में कैसे इसको कहते हैं, समभिन्न। हिंदी में इसे कहते हैं समभिन्न। समभिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन हम ऐसी फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ऐसे भिन्न जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो। जैसे ऊपर लिखा है 1/2, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे लिखा है 1/2, 1/2 में देखो एक छोटा है और दो बड़ा है। ऐसे भिन्न जिसमें न्यूमरेटर, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ऐसी सभी भिन्न, ऐसी सभी फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे बहुत सारी हो सकती है, कोई भी लिख दीजिए। 3/4, 5/9, 11/13, कहीं तक लिख सकते हैं। जिसमें क्या हो, केवल इतना ध्यान दें, जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसी सारी फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा इसी कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड को हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अच्छा, मिश्रित भिन्न जानने से पहले ना हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक देख लेते हैं। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये समभिन्न है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहलाते हैं? विषम भिन्न। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा था, हर बड़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर विषम भिन्न में क्या होगा? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जैसे 4/3, इसमें देखो, इसमें क्या? इसमें अंश बड़ा है ना, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, वो सभी भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, मतलब विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 7/5, जैसे 13/11, बहुत सारी ऐसे आप कितनी भी लिख सकते हो। 9/8, जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, सभी भिन्न विषम भिन्न कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, सभी भिन्न समभिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। समझ गए? अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। ऐसे भिन्न जैसे लिखा है 2/3/4, ऐसे भिन्न। एक देखो, इसका एक पार्ट इधर लिखा है, ये वाला,
और इसी के आगे कुछ जुड़ा है, तो इस प्रकार से जितने भी भिन्न लिखी जाएंगे वो सभी भिन्न क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। अच्छा इनको या तो इसको जब बदलेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन बदल जाएगी, मतलब या तो सम भिन्न में बदल सकते हैं या तो इसको विषम भिन्न में। जब इसको बदलेंगे तो या तो इस तरह लिखा होगा, मतलब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, या तो अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। यही तो ना सॉल्व करने के बाद। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ना इसको सॉल्व करने में बड़ी गलती करते हैं। देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, यहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, और ऊपर वाला इसमें प्लस करते हैं। यहाँ इस वाले से इस सामने वाले मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले में प्लस करते हैं। जैसे 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, नीचे क्या है 4, तो नीचे 4। अब अगर क्या है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा, तो क्या भिन्न बनी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे मिश्रित सभी मिश्रित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है, सभी मिश्रित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। जैसे देखिए कुछ करके दिखाते हैं आपको। जैसे इनको इस रूप में लिखा जा सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। जैसे एक दूसरा लेते हैं, जैसे 3 होल 7/3, 3 होल 7/3, कुछ भी ले सकते हैं। हमने क्या कहा, इसको कैसे बदलेंगे, हमने कहा इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, इसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3 3 जा 9, 9 में 7 ऐड करेंगे, 9 7 16, 16/3, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमको इस वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिश्रित में बदलना चाहें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहें, देखो कैसे होता है। नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाली संख्या को भाग करके देखते हैं कितने बार जाएगा, एक बार। 3 बन जाएगा 3, बचा कितना 1, देखो जितने बार जाती है, जितने बार पढ़ा जाएगा उसको आगे लिखेंगे, जो बच जाता है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे भागते हैं उसको नीचे लिखेंगे। समझ गए। फिर से देखो एक बार, इस वाले को बदला है हमने, तो 3 का टेबल पढ़ा कि 4 से ज्यादा ना, 3 बन जा 3, 4 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। जितने बार टेबल जाएगा वो आगे लिखेंगे, जितना यहाँ बचेगा शेषफल बचेगा वो ऊपर लिखेंगे, जिस टेबल से डिवाइड किया है उसको नीचे लिखेंगे। ये देखो इसी रूप में लिख गई इसी रूप में। तो मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल सकते हैं, और इम्प्रॉपर को भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसको आप नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। लिखिए सबका, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे, क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। फ्रैक्शन और इंटीजर्स में बोला था ना, चलिए अब पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स क्या बोला था हिंदी में, याद है, पूर्णांक। क्या बोला था हमने, पूर्णांक। इंटीजर्स हिंदी क्या कहते हैं, पूर्णांक, पूर्ण अंक। देखो उसको थोड़ा क्या लिखेगा, पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक देखो कहां शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कहां से कर सकते हैं, इन्फिनाइट तक कर सकते हैं। अच्छा इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, कहां से दे सकते हैं, इन्फिनाइट दे सकते हैं। कहां से दे सकते हैं, इन्फिनाइट दे सकते हैं। अच्छा -1 से 1 तक आएंगे तो बीच में एक नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा 0। क्या मिलेगा 0। अब देखिए हमने इंटीजर्स को 3 भागों में तोड़ा था ना, याद है, चलिए याद कराते हैं। इधर वाले सारे पॉजिटिव है ना, सारे पॉजिटिव तीन वालों कहते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। चलो पूरा लिख देते हैं भाई, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में सिर्फ कहते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा देखो इधर वाले देखें, इधर वाले सारे क्या हैं, इधर वाले के सामने सारे माइनस लगा है। इधर वाले क्या कहेंगे, इधर वाले कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसी को, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा देखो
इधर धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में क्या बच गया, जीरो। जीरो के पास ना तो पॉजिटिव वाला साइन दिख रहा है हमको, ना तो ये माइनस वाला साइन दिख रहा है, ना तो नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो ऋणात्मक, तो शून्य, जीरो ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। कैसा है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। यहाँ क्या बच गया था, जीरो। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अच्छा देखो, अब ना जितने भी नंबर हमको लगभग पढ़ने हैं वो इधर वाले से पढ़ने, धनात्मक पूर्णांक से पढ़ने। किसमें पढ़ने, धनात्मक पूर्णांक से। अच्छा, हम जब एक स्केल लेते हैं, क्या लेते हैं, स्केल। स्केल बोले तो पटरी, पटरी लेते हैं जो आप सब इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जीरो से लिखा होता है, जीरो से। इधर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होगा, 10 15 जहां तक की हुई, ठीक है। इधर वाले -1 -2 -3 -4 -5, ये भी अनंत जाएगा। अब देखो, क्या ये सारे नंबर जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, नंबर जितने भी नंबर लिखे हैं, क्या हम इस संख्या रेखा पर इसको लिख नहीं सकते? ये सारे नंबर्स क्या हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। वैसे जितने भी वास्तविक नंबर है ना, जितने भी वास्तविक नंबर है, उन सब को हम इस संख्या रेखा पर नोट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बताएंगे कैसे नोट करते हैं, लेकिन सारे नंबर्स को ना हम इस संख्या रेखा पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम सब जो इस्तेमाल करते हैं वो इसके लिए यहाँ शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है इधर 15 वाली सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर आगे, तो इधर वाली नहीं होती उसमें, उधर इधर वाली होती है, इधर वाले नंबर सारे लिखे होते हैं, ठीक है। फिलहाल जितने भी वास्तविक संख्या है ना, उन सबको हम किसमें नोट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर वो स्केल, स्केल पर नोट कर सकते हैं, नंबर स्केल पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए ना, फिर हम धनात्मक पूर्णांक के जितने भी पार्ट हैं वो सब तोड़ के रखते हैं, फिर सबको समझाते हैं कि करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अभी हमने धनात्मक इधर लिखे थे सारे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर शुरू हुए थे, अनंत तक गए थे, ठीक है। 1 से शुरू हुए थे, अनंत तक गए थे। तो इसी धनात्मक पूर्णांक में जो संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उसमें पहली संख्या आती है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। क्या है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या नाम है इसका, नेचुरल नंबर। इसी कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कभी कभी डिफिनेशन पूछ ली जाती है भाई। प्राकृतिक संख्या वो सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। कहाँ शुरू होंगी, जिनका शुरुआत 1 से होगी। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत 1 से हो, शुरुआत 1 से हो, और कहाँ खत्म होगी, और अंत कहाँ होगा, अंत होगा अनंत में। मतलब वो सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। उदाहरण, जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो को भी छोड़ देते हैं, और जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, वो सभी संख्याएं क्या हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। क्या है, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। मतलब वो सभी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चली जाए, खत्म ना अनंत तक चली जाए, वो सभी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। समझ गए, समझ गए ना। फिर से देखते हैं, वो सभी संख्याएं जो जिनकी शुरुआत कहाँ से हो, 1 से हो। जीरो नहीं लेना इसमें, इसमें जीरो नहीं लेना है। जिनकी शुरुआत 1 से हो, कहाँ तक जानी, अनंत तक जानी, कभी खत्म ना हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसी के साथ दूसरी संख्या भी देख लेते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर, इनकी शुरुआत कहाँ से होगी, इनकी शुरुआत कहाँ से होगी, इनकी शुरुआत होती है 0 से। कहाँ से होती है, 0 से। और इनका अंत कहाँ होगा, इनका अंत कहाँ होगा, इनका अंत होगा अनंत में, इनका अंत होगा अनंत में। मतलब देखो, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से। और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होंगी, 0 से। वो संख्याएं जो 0 शुरू हो, कहाँ शुरू हो, 0 शुरू हो, और कहाँ तक जाए, कहाँ तक जाए, अनंत तक, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो सभी संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। अच्छा देखिए, मतलब अगर हम इसमें 0 जोड़ दें, इसमें 0 लिख दें, तो ये वाली भी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। मतलब सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं नहीं होती। फिर से देखो एक बार, ध्यान से सुनना, कान खोल के एकदम। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। देखो इसमें जीरो नहीं है ना, जब इसमें जीरो नहीं है तो फिर प्राकृतिक संख्याएं में ये वाली संख्या नहीं आ रही, ये वाली संख्या नहीं आ रही, तो सभी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। और सारी तो है, लेकिन जीरो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। समझ गए बात? ठीक है, तो संख्या के बारे में जान गए, आगे बढ़ते हैं। एक और संख्या इसी में आती है, इसी में एक संख्या आती है सम संख्या। क्या आती है? सम संख्या। इन सब को आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर वो संख्याएं, वही पुरानी डिफिनेशंस, ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं होगी, वही संख्याएं, वो संख्याएं जो दो से डिवाइड होती है, जो दो के पहाड़े में आती हैं, जिनके बीच में अंतर दो दो का हो, दो दो का हो। अच्छा, विषम भी अंतर दो दो का होता है, ठीक है। सभी संख्याएं जो दो के पहाड़े से कट जाएं, जैसे जो दो के पहाड़े से कट जाएं, जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण 2, 4, 6, 8 हो। अब फिर आगे आगे देखो, इसमें जीरो आता है, जीरो। तो कोई पूछे जीरो क्या है, तो जीरो एक सम संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो भी दो से कट रहा है ना, जीरो भी दो से कट रहा है। आगे तक कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो वो सभी संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती है, फिर दो से कट जाए, वो सभी संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती हो, या फिर दो से कट जाए, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या। इसी के साथ यहीं पर पढ़ लेते हैं क्या? विषम संख्या। क्या पढ़ लें? विषम संख्या। इसको कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जो दो के पहाड़े से ना कटे, जो दो के पहाड़े से, या फिर जो दो, चलो लिख लेते हैं, जो दो के पहाड़े से, फिर दो से विभाज्य ना हो, जो दो के पहाड़े से ना कटे, या फिर जो दो से ना कटे, या फिर जो दो से ना कटे, दो के पहाड़े से ना कटे, दो से विभाज्य ना हो। बात एक ही है। उदाहरण जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इनको क्या दो से काट सकते हैं? क्या नहीं काट सकते, इनको दो से नहीं काट सकते। वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो दो के पहाड़े में ना आए, या फिर दो से ना कटे, या फिर जो दो से विभाज्य ना हो, सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसके आगे और, इसके आगे वाली संख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए तो इरेज करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक संख्या है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर लगा? छोड़ो, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है, बहुत बार पूछी गई है। प्राइम नंबर वो संख्याएं, वो संख्याएं, वो संख्याएं, वो संख्याएं जिनके जिनके सिर्फ जिनके सिर्फ दो गुणनखंड। कितने? दो गुणनखंड। वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड। और वो दो गुणनखंड होंगे कौन? वो दो गुणनखंड एक होगा और वह स्वयं, वह स्वयं दो गुणनखंड कौन कौन से? एक होगा और वह दूसरी वह संख्या स्वयं होगी। उदाहरण लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। एक तो एक होगा, एक संख्या स्वयं होगी। जैसे देखते हैं, एक के तो केवल एक गुणनखंड है, एक केवल एक से विभाजित होता है, मतलब एक वह संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दो लेते हैं, दो, देखो दो एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा। और कोई संख्या है जिससे दो डिवाइड हो सकता है, जिससे दो कट सकता है? नहीं, वो संख्या सिर्फ एक है और दो है, मतलब दो केवल एक और दो है, तो मतलब दो के दो गुणनखंड है, एक और दो, तो दो एक अभाज्य संख्या है। एक होना चाहिए और संख्या स्वयं होनी चाहिए। तो देखो एक है इसका गुणनखंड और वो संख्या स्वयं, मतलब दो संख्या स्वयं है, तो यह दो जो है वो एक से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अच्छा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीन तो एक से भी कटेगा, हाँ कटेगा। उसके बाद दो से नहीं कटेगा, हाँ तीन से भी कटेगा, तो तीन भी एक अभाज्य संख्या, इसके भी सिर्फ दो गुणनखंड है। आगे बढ़ते हैं, एक होते चार भी लिखते हैं। चार एक से कटेगा, हाँ कटेगा।
2 से घटेगा, हाँ 2 दूनी 4 होता है। 3 से घटेगा, नहीं। 4 से भी घटेगा, हाँ 4 से भी घटेगा। यहाँ क्या लिखा था, वो संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। क्या इसके 2 गुणनखंड है? नहीं। 1 2 3 गुणनखंड हो गए, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, वह एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमने क्या कहा, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो 4 के 2 गुणनखंड नहीं थे, 4 के 2 से ज्यादा गुणनखंड थे, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं। 3 के बाद आएगी 5, 5 के बाद आएगी 7, 7 के बाद आएगी 11, इस तरह बहुत सारी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या क्या पूछ जाते हैं, 1 से 50 के बीच, 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितनी होंगी अभाज्य संख्याएं? 1 से 100 के बीच कितनी होंगी? 1 से 100 के बीच कितनी होंगी? 1 से 100 के बीच कितनी होंगी? फिर 1 से ना, फिर 50 से 100 के बीच में कितनी होंगी? 50 से 100 के बीच में कितनी होंगी? 50 से 100 के बीच कितनी होंगी? 50 से 100 के बीच कितनी होंगी? अब देखो, इनका कोई बीच में निरंतर गैप तो है नहीं। देखो यहाँ 2 के बाद 1 गैप, फिर 3 के बाद 2 गैप, 5 के बाद 2 गैप, 7 के बाद 4 गैप, तो इनको याद करना है। अब इतनी सारी संख्याओं को याद कैसे करेंगे? तो इसकी एक ना तरीका है, इसको निकालने का एक तरीका है। 6 का पहाड़ा सबको आता है? 6 का पहाड़ा, चलो देखते हैं 6 का पहाड़ा लिख के। 6 का नाम 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। आपको जहां तक लिखना हो वहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम केवल बता रहे हैं कि कैसे निकाली जाती है। आपने 6 का पहाड़ा लिख लिया, 6 का पहाड़ा लिख लिया, वैसे आपको याद करनी है, हम निकाल के बता देते रहे, लेकिन आपको ना याद करनी है। इसमें एक जोड़ो, 6 में एक जोड़ोगे तो 7 12 में, 13 18 में, 19 24 में, 25 30 में, 31 36 में, 37 42 में, 43 48 में, 49 54 में, 55 60 में, 61। एक घटा के लिखते हैं। 5 12 में घटाएंगे, 11 18 में घटाएंगे, 17 24 में घटाएंगे, 23 30 में घटाएंगे, 29 36 में घटाएंगे, 35 42 में घटाएंगे, 41 47 53 59। इसमें गुण संख्याओं को, अब इसे काम खत्म। ये ना सिर्फ निकालने के लिए थी, अब हमको इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं। 6 के पहाड़ा का काम खत्म हो गया। अब आप जितनी भी संख्या लिखी, इन जितनी भी संख्या लिखी, इसमें देखो ऊपर कौन कौन छूट गया, 2 और 3 छूट गया, उसको बाद में लिखेंगे। अब इसमें वो संख्या काट दीजिए जो 5 से कटती हो और 7 से कटती हो। चलिए पहले 5 वाली देख लेते हैं। 5 बचे 25, 5 सते 35, 11 बचे 55, और कोई है? और नहीं है। जो 7 से कटती हो, 7 वाली देखते हैं, 49, और कोई है जो 7 से कटती हो? नहीं, और कोई नहीं। चलिए अब हमको लिखना है 1 से 50 के बीच, कितनी लिखनी है? 1 से 50 के बीच। देखिए 2 3 गिनते रहिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 53 तो 50 से ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे कितनी 150 के बीच कितनी हो गई? 15। 150 के बीच कितनी हो गई? 15। 150 के बीच कितनी हो गई? 15। 1 से 100 के बीच कितनी होती है? 25। तो 50 100 के बीच कितनी होती है? 10। आप ऐसे ही निकाल लीजिए, आप ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, आपको प्राइम नंबर होते चले जाएंगे। समझ गए? 2 3 5 7 11 13। फिलहाल आपको याद हो तो ज्यादा बेहतर है, आपको याद तो ज्यादा बेहतर है। एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमने निकाल के दिखा दिया, निकाल के बता दिया। आप ना जहां तक आपको निकालना हो निकाल सकते हैं आराम से, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, निकालना ही है, तो आपको याद हो फिर ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे गुणनखंड करने के लिए आएंगे ना, अगर आपको पता होगा ये अभाज्य है कि नहीं है, तो फिर गुणनखंड करना आसान हो जाएगा, अन्यथा फिर आप सोचते रहोगे किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी। ठीक है, तो याद हो तो बेहतर है। निकलती ऐसे हैं, ऐसे आप निकाल लेंगे जहां तक निकालना हो। 1 से 50 तक के बीच में कितनी होती है? 15। 1 से 100 के बीच में कितनी होगी? 25। तो 50 100 के बीच में 25 15 घटाएंगे, कितनी बचेंगी? 10। तो 50 100 के बीच में कितनी हो गई? 10। ठीक है, नोट करिए, आप पढ़ते हैं आगे। चलिए, प्राइम नंबर अच्छे समझ में आ गया। प्राइम नंबर के बाद आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम। को प्राइम, इसको कहते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य, सहअभाज्य। ध्यान से पढ़िएगा इसको भी, क्यों? क्योंकि दोनों में ना कंफ्यूजन बड़ी ज्यादा होती है, प्राइम और को प्राइम में। एक और आएगी कंपोजिट, उसमें भी समस्या होगी, इसको ध्यान से पढ़िएगा। को प्राइम, को प्राइम नंबर जैसे हमने लिखा 3 4, क्या लिखा हमने? 3 4।
अब यहाँ तो सर जी यहाँ तो प्राइम लिखा है, हमने कहा ये को प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ये है, को प्राइम नंबर की डिफिनेशन ये है कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का HCF एक हो। कितना हो? HCF एक हो। अब ऐसे में सिर्फ बारे में आगे अभी बात होगी आगे वीडियोस में। HCF एक हो। अच्छा, को प्राइम नंबर में देखो ये तो 3 तो प्राइम है, 4 तो प्राइम नहीं है ना, तो मतलब देखिए इन दोनों के बीच का HCF एक है, इन दोनों के बीच का HCF एक है। और आसान भाषा समझते हैं, ये दोनों नंबर आपस में इन दोनों के फैक्टर सिर्फ एक हो, आपस में। फिर समझना, फिर से जैसे 3 4 लिखा है, 3 के गुणनखंड करते हैं, 3 के गुणनखंड होंगे 1 और 3। 4 के गुणनखंड करते हैं, 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और स्वयं 4 से भी कट जाएगा। समझ गए? अब समस्या इस बात की है, अगर हम HCF निकालें, इसका HCF निकालें, HCF निकालने कई सारे तरीके हैं, HCF निकालें तो HCF उन संख्या, जैसे इन दोनों का HCF निकालना है तो HCF उन संख्याओं को लेते हैं HCF में, गुणनखंड उन गुणनखंड को लेते हैं जो दोनों में हो। देखो एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, एक है जो दोनों में है। जो दोनों में होता वही HCF होता, तो इसका HCF कितना है? 1। ये दोनों नंबर में और कुछ कॉमन नहीं है, एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं, इसमें एक अभाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के देखो 3 फैक्टर है, 3 गुणनखंड है ना, तो 3 के तो 2 गुणनखंड है, 3 तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्याएं एक ऐसा जोड़ा होता है जिनमें हमेशा HCF कितना होना चाहिए? 1। ऐसी सभी संख्याओं का जोड़ा सहभाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा, ये दोनों ये सहभाज्य संख्या जोड़े में ही होंगी, अकेले नहीं हो सकती ना। अकेले अगर मान लेते हैं अकेले 3 लिखा तो 3 तो एक आभाज्य संख्या है, अगर अकेले 4 लिखा तो 4 एक आभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक सम संख्या भी है और एक 4 कंपोजिट नंबर भी है, क्योंकि एक से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है। अच्छा, जैसे एक और लेते हैं, जैसे 3 और 5 भी ले सकते हैं। 3 और 5 इनका भी HCF कितना है? 1 आएगा। निकाल के देखते हैं HCF, पहले निकालते हैं गुणनखंड करते हैं। जैसे 3 का गुणनखंड कितना होगा? 1 और 3। 5 कितना होगा? 1 और 5। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो HCF कितना होगा? HCF होगा 1। HCF कितना होगा? 1। कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्याएं में जो दोनों जुड़ा होगा उसमें एक अभाज्य संख्या हो सकती है, एक अभाज्य नहीं भी हो सकती, या फिर दोनों अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? सहभाज्य संख्याओं में एक अभाज्य हो, एक अभाज्य ना हो तो भी HCF 1 आएगा। एक अभाज्य हो, दूसरी वाली भी अभाज्य हो, मतलब दोनों का जोड़ा दोनों अभाज्य हो तो उनका भी HCF आएगा। तो सहभाज्य संख्याएं तो आपस में कुछ कॉमन ना हो एक के अलावा, वो सभी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। समझ गए? कोई समस्या? अच्छा, यहीं पर एक समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 हिंदी वाले लिखते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे एक 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। इनके देखो 1 2 3 गुणनखंड हो गया, तो 3 गुणनखंड हो गए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 के बाद 5 नहीं होगी क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या थी। 6 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। इसके भी देखो 4 गुणनखंड हो गए, और 4 हो गए तो एक अभाज्य संख्या है। तो उदाहरण हम इनके लिख सकते हैं, उदाहरण इनकी 4 6 8 9 और यहाँ तक जाएंगे। समझ गए? कंप्लीट नंबर होते हैं सहभाज्य संख्या जिनके HCF 1 हो। कितना? जिनका HCF 1 हो। HCF 1 हो मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अच्छा,
कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी वक्त। भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक बात और, अगर यहां है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2। और जितनी भी अभाज्य संख्या है ना सब विषम है, जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी की सारी संख्या विषम है, 2 को छोड़ के। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अगर पूछ ली जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या होगी? 3, फिर 2 नहीं होगी। यहां लिखा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगर केवल पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तब 2 होगा, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आंसर 3 होगा। अब इसी तरह अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी, अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा? 4। या फिर पूछा जा सकता है सबसे छोटी, क्या पूछा जा सकता है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या। अगर पूछा सकता है सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो भी आंसर कितना होगा? 4। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी, क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 होगा। देखो इससे पहले की जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सारी सम संख्या हैं, 9 एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। इन संख्याओं को बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, सम पूछा गया तो 2, सबसे छोटी पूछी गई तो 2, विषम पूछी गई सबसे छोटी तो 3, बड़ी नहीं पूछेगा क्योंकि बड़ी के बारे में कोई पता नहीं है, अनंत तक है ना, तो बड़ी पूछ नहीं सकता है, लेकिन सबसे छोटी तो पूछ सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो 4, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। समझ गए? तो लगभग लोग हमने सारे नंबर्स के बारे में देख लिया है। एक और आता है ट्विन प्राइम, वो भी अच्छा देख लेते हैं इसी वक्त। ट्विन प्राइम इसी वक्त देख लेते हैं। वो प्राइम देख लिया था, ट्विन प्राइम भी देख लेते हैं। ट्विन प्राइम देखो, को प्राइम और ट्विन प्राइम में बहुत दिक्कत होती है, समझने में बड़ी दिक्कत होती है। को प्राइम क्या थे? को प्राइम में एक प्राइम हो सकता है, दूसरा प्राइम हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों नंबर अभाज्य होंगे, दोनों नंबर प्राइम होंगे, दोनों नंबर, दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। क्या होंगी? दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी। जैसे उदाहरण लेके देखते हैं, उदाहरण हम लेते हैं जैसे 3 और 5, जैसे 2 और 3, जैसे 5 और 7। अच्छा इसमें देखो, इसमें जो जोड़ा बन रहा है, इसमें जो भी जोड़ा बन रहा है, 3 और 5 जोड़ा बना, 2 और 3 का जोड़ा बना, 5 और 7 का जोड़ा बना, आगे अगर बनाए तो 7 और 11 का जोड़ा बनेगा। इसमें जो भी जोड़ा बनेगा उसमें दोनों नंबर अभाज्य होंगी, उसमें दोनों नंबर अभाज्य होंगी। समझ में आ गई बात? इसमें जोड़ा बनेगा उसमें दोनों नंबर अभाज्य होंगे। देखो अच्छा, को प्राइम में क्या था? को प्राइम में से लिख देते हैं, इरेज कर दिया था, आपने पढ़ा है भाई। को प्राइम में क्या था? को प्राइम में एक जोड़ा तो हो सकता है, जैसे 3 4 लिखा था, 3 4 में देखो एक तो प्राइम है, एक प्राइम नहीं है, एक प्राइम नहीं है। जैसे 11 12, इसमें एक प्राइम है, एक प्राइम नहीं है, लेकिन ट्विन प्राइम में ऐसा नहीं होता। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। समझ गए? तो ये सारे नंबर्स के बारे में आपको बता दिया। इसमें अगर किसी नंबर के बारे में आपको ना समझ में आया हो तो आप
कमेंट बॉक्स में ना पिन कर दीजिएगा अपना मैसेज, हम आपको जरूर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने बहुत आराम से पढ़ाया है, ये सारे नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं नहीं पता होगा तो फिर आप फिर जोड़ो किसको, या फिर पूछ लिया जाएगा 1 से लेकर 20 तक कितनी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें से आपको पता होगा ना कौन संख्या का है, तो फिर आपको सवाल करना आसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे पता नहीं होगा कौन संख्या है, क्या बोल रहा है सवाल। अब अगर पूछ लिया जाएगा कि भाज्य संख्या क्या है, पूछ लिया गया, तो फिर आप भाज्य संख्या तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं, तो इसको बिना बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बेसिक हमने पूरा पढ़ा दिया है, अब हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम ना आपकी एक्सरसाइज 12वीं प्रकाशन किताब है उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को ना बेहतर तरीके से जितने हमने पढ़ाए हैं उनको बेहतर तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज नहीं एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे तक भविष्य में आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।